हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे एसएमई के चैप्टर 1 के सेकेंड क्लास में हम लोग, आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने काफ़ी कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि अभी हम लोग वैसे बेसिक्स पे फोकस कर रहे हैं जो कि आपके बुक में नहीं है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। उन बेसिक्स के बगैर अगर हम लोग पढ़ने चले ना तो हर जगह आपके लिए नया वर्ड, एक नया क्वेश्चन हो जाएगा कि मैम ट्यूनेस का मतलब क्या है, मैम डिस्पर्शन बढ़ेगा तो क्या इफेक्ट होगा, ये कैसे पहचानेंगे, मैम मीन में ट्रिम्ड मीन क्या है, क्वार्टाइल क्या होता है, डिसाइल्स क्या होता है। तो इन सभी छोटे छोटे बातों का, इन सभी छोटे छोटे सवालों का जब हम पहले ही ढूंढ लेंगे ताकि जब हम अपने चैप्टर 2 से फोकस करेंगे तो हमें किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हम लोग अपना बेसिक्स ही कर रहे हैं। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, डिवोर में नहीं मिलेगा, लेकिन इसका असाइनमेंट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप वहां से ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन। चैप्टर 1 खत्म होते ही फिर हम लोग असाइनमेंट पे सॉल्व करने लगेंगे। तो एक बार लास्ट क्लास का बस हम ओवरव्यू आपको दे देते हैं। लास्ट क्लास में मैंने सिलेबस लिखा था कि बेसिक्स में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। तो पहला 3 टॉपिक है बेसिक्स में। टॉपिक 1 जिसमें हम लोग करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, एवरेजेस। उसके बाद से है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तीसरा है मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। तीनों का फिर मैंने डिटेल्ड टॉपिक भी लिखा था। अभी हम लोग फर्स्ट टॉपिक में सिर्फ मीन पे हैं, अभी इसी टॉपिक पे हैं और इसका मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो मीन निकालना मैंने बताया था 3 केसेस में डेटा को हम लोग हैंडल करते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। एवरेज निकालना तीनों में हम लोगों ने देखा था। देयर आर 2 मेथड्स इन इंडिविजुअल, देयर आर 2 मेथड्स इन डिस्क्रीट, देयर आर 3 मेथड्स इन कॉन्टिन्यूअस। ये हो गया इंडिविजुअल में। फिर डायरेक्ट और शॉर्टकट देखा था हमने, डिस्क्रीट में डायरेक्ट शॉर्टकट देखा था, कॉन्टिन्यूअस में 3 मेथड होते हैं, तीनों देखा था, तीनों का फॉर्मूला हमें याद भी है। उसके बाद से मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन देखी थी और इस पे मैंने 3 स्टार लगाए हैं। जब भी बच्चे ऐसे स्टार वाले टॉपिक होते हैं तो इसको आप लिख लें, ऐसे एग्जाम करके लिख लें कि ये एग्जाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने लास्ट क्लास में की थी। आज हम लोग करेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, याद है सभी को? सम ऑफ ऑल द डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज ऑलवेज जीरो। सारे डेविएशंस जो भी एक्चुअल मीन से लिए जाते हैं उनका जीरो होता है। इसका हमने वेरिफिकेशन भी किया था। और मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, देखो, सम ऑफ ऑल द डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, एक्चुअल मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इज जीरो। इज के लिए इज इक्वल टू मैथमेटिकली सिंबल में डालते हैं और जीरो, तो जीरो नंबर लिख दिया। वेरिफिकेशन भी किया था और प्रूफ भी किया था। प्रूफ एक बार और हम कराएंगे क्योंकि आपके लिए बिल्कुल फर्स्ट टाइम है जब आप ऐसा कुछ पढ़ रहे हो। फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और इसका यूज होगा थर्ड चैप्टर में। ये जो टेक्निक है ना, ये समेशन वाली टेक्निक, ये हम लोग चैप्टर 3 में यूज करेंगे, लेकिन पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं चैप्टर 1 में ही। देखो तो जरा, जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, एक बार फिर से नए तरीके से देख लेते हैं। इधर देखो, x माइनस एक्स मीन, तो समेशन जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। समेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, समेशन फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो ये आ जाएगा समेशन x माइनस समेशन x मीन। अब देखो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में x जो है वो चेंज हो रहा है। देखो x 1 2 3 4 5, यानी x की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे देयर आर सो मेनी वैल्यूज 1 2 3 4 5। लेकिन उसी सीरीज के लिए अगर कोई पूछे एवरेज कितना है तो आप एवरेज बोलोगे ओनली 3। सारे बच्चों का आंसर सेम आएगा, मैम 3, मैम 3, मैम 3। सभी बच्चे एक साथ बोलेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि मीन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सिंगल वैल्यू जो कि बदलेगा नहीं सीरीज के लिए। जो सीरीज में हमें डेटा प्रोवाइडेड है उसके लिए मीन सेम होगा। तो रूल होता है स्टैटिस्टिक्स में, पहला रूल जो कि आप समेशन का पढ़ रहे हो, समेशन c इज इक्वल टू c इंटू एन। देयर आर सो मेनी रूल्स जो कि हम चैप्टर 3 में डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी जो जो रूल की जरूरत पड़ेगी साइड बाय साइड हम लोग करते चलेंगे। तो समेशन c इज इक्वल टू c इंटू एन, यानी अगर किसी कांस्टेंट का समेशन आ जाएगा तो उसके साथ क्या लग जाएगा, n लग जाएगा। तो n लग गया बच्चे, ये देखो इधर जब करेंगे तो ये आ गया समेशन x माइनस, इसके साथ लग गया मीन इंटू n। अब आपको तो पता है ना, इधर देखो, इधर इधर जिसको अभी येलो में शेड कर रहे हैं, मीन इज इक्वल टू समेशन x बाई एन। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो समेशन x मिल जाएगा n इंटू एक्स बार। तो मैंने
समेशन एक्स की जगह n इंटू एक्स बार डालने का सोचा है, तो देखो तो जरा n इंटू एक्स बार माइनस एक्स बार इंटू एन, दोनों सेम ही तो है, कैंसिल होकर के आ गया 0, और ये रहा इसका प्रूफ। ये आता है बच्चे पेपर में मैथमेटिकल प्रूफ 1 से 2 नंबर में, तो आपको ये करके शो करना होगा। क्लियर? ये सब हमने किया था लास्ट क्लास में, उसके बाद से सेकंड प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन किया था, प्रूफ नहीं कर पाए थे, आज प्रूफ करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द डेविएशंस इज मिनिमम इफ डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम वेयर? याद है सभी को? एक्चुअल मीन। यानी अगर आप डेविएशन किसी और वैल्यू से लो और एक्चुअल मीन से लो, एक्चुअल मीन वाले डेविएशन के स्क्वायर का सम हमेशा क्या आएगा? मिनिमम आएगा। इसको हमने वेरीफाई भी किया था। ये देखो x ले लिया हम लोगों ने 1 2 3 4 5, ठीक है। अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर निकाला, x माइनस 2 का होल स्क्वायर निकाला, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 का होल स्क्वायर निकाला, फिर सबका सम किया 30 15 10 15 30। इसमें से मिनिमम आया है हमारा 10, इसमें से मिनिमम आया है हमारा 10। चित्त स्वरूप इज ज्वाइनिंग। यस बच्चे, तो मिनिमम हो गया हमारा कितना? 10। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, 10 मिनिमम है, तो इसके पीछे इसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है जो कि हमेशा ही सही होगा। और ये मिनिमम इसलिए आया है क्योंकि हमने क्या लिया था? 3 लिया था। हमने क्या लिया था? 3, x माइनस 3 लिया था, ठीक है, और 3 था हमारा एक्चुअल मीन। अब इसका प्रूफ करना है बच्चे। प्रूफ के लिए वही मैथमेटिक्स में जो हमने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा था ना चैप्टर 9 में, उसी टेक्निक को अपनाएंगे। प्रूफ हमें क्या करना है? टू प्रूव, सम को ले लेते हैं p, p इज इक्वल टू समेशन x माइनस a का होल स्क्वायर इज मिनिमम इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू x बार। यानी हम इसको मिनिमाइज करने पे ध्यान देंगे और ये x बार अपने आप आ जाएगा, a की वैल्यू x बार अपने आप सॉल्व करके आ जाएगा, वो हमें टेंशन नहीं लेना। स्टार्ट करें? देखो जरा, इस बार आपको पता है ना स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंशिएशन भी है, इंटीग्रेशन भी है। चैप्टर 3 में तो समेशन होगा, चैप्टर 4 में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, चैप्टर 5 में तो और भी मजेदार है, डबल डिफरेंशिएशन डबल इंटीग्रेशन डबल समेशन, वहां डबल डबल इंटीग्रेशन करना होगा। तो काफी अच्छा है। जो आपने जिन बच्चों ने जी कैलकुलस लिया होगा उन्हें डबल इंटीग्रेशन करने आता होगा ना, एरिया जो हम लोग निकालते थे, उन सब का यूज स्टैटिस्टिक्स में इस बार करना है। जिनका कैलकुलस जी में मैथमेटिक्स था उनको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा, उन्हें थोड़ा इजी लगेगा। जिनका नहीं होगा उनके लिए इजी हम लोग बनाएंगे, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। p इज इक्वल टू समेशन x माइनस a का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए डेरिवेटिव का फर्स्ट ऑर्डर का कंडीशन क्या होता है? नहीं बताओगे हम पढ़ाएंगे नहीं आगे, जल्दी बताओ मुझे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर स्टेशनरी वैल्यूज। याद है ना, ऐसा कुछ मैंने एमएमई में पढ़ाया है। अगर मैक्सिमा मिनिमा है तो यहाँ 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 यहाँ, at all these points tangent are parallel to x axis and these may be point of maxima and minima, और इन सब के लिए कंडीशन है f dash x is equal to 0 स्टेशनरी वैल्यूज के लिए। तो वैसा ही कुछ यहाँ हम लोग करने वाले हैं। एक ही वेरिएबल है तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? a के रिस्पेक्ट में। ध्यान रहे हम लोग a चेंज कर रहे हैं, a चेंज कर रहे हैं, तभी मैंने वेरिफिकेशन कराया था। यहाँ देखो तो a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, a5 है, तो किसके रिस्पेक्ट में चेंज करके कंपेयर कर रहे हैं? ए के रिस्पेक्ट में, इसलिए डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा? ए के रिस्पेक्ट में होगा। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आप एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं करोगे, आपको ए के रिस्पेक्ट में करना है। तो dp बाई डी ए, क्योंकि हम a की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो dp बाई डी ए मस्ट बी इक्वल टू 0। अब आप लगा दोगे चेन रूल, ये जो 2 है। अच्छा एक चीज और, डिफरेंशिएशन ऑफ समेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ये भी आपको पता है। ये आ जाएगा समेशन, इधर आ जाएगा 2 x माइनस ए, 2 नीचे आ गया x माइनस ए, और माइनस ए का क्या हो गया? -1। सबको समझ में आया ये?
आपने पढ़ा है ना F1 प्लस F2 का जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं F1 डैश प्लस F2 डैश करते हैं जो कि आ जाएगा समेशन ऑफ F डैश, इस तरीके से। तो वही चीज हम लोग कर रहे हैं। अब -2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, समेशन ऑफ x माइनस ए। अब फॉर मिनिमम p dp by dA must be equal to 0 which implies -2 summation of x minus a must be equal to 0। अब देखो तो जरा, -2 तो उधर जाकर के 0 हो गया, बच गया समेशन ऑफ x माइनस ए। आपको पता है ना 0 बाई -2 क्या हो जाएगा, 0। जहां नहीं समझ में आए बच्चे आपको क्लास में पूछना है, नहीं तो फिर लाइव क्लास का बेनिफिट आप नहीं उठा पाओगे। लाइव क्लास का मतलब यही होता है, हम हमेशा बच्चों को इनकरेज करते हैं कि आप पूछो, क्योंकि आप ये मत सोचो कि बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, अब कोई नहीं पूछ रहा, मैं पूछूंगा तो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। पता है सब बच्चे यही सोच के बैठे होते हैं, एक बच्चा पूछता है तो सभी बच्चे रिलैक्स महसूस करते हैं, अरे यही क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में, अच्छा हुआ इस बच्चे ने पूछ लिया। अगर ऐसा चमत्कार नहीं हुआ तब तो आपके क्वेश्चन आपके माइंड में ही रह जाएगा। ये आप लोग क्लास में पूछा करो। लाइव क्लास तभी अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है ना कि बच्चे मुझे सुन रहे, नहीं तो पता नहीं, मुझे लगता है किसको पढ़ा रहे पता ही नहीं है, कोई बच्चे हैं भी क्लास में या नहीं। तो यहाँ आ गया। वैसे अभी इजी है इसलिए मुझे पता है आप लोग नहीं पूछ रहे हो, जब टफ टॉपिक स्टार्ट होगा तो आप लोग खुद ही पूछना शुरू कर दोगे। x माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चे, समेशन तो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है ना, समेशन x माइनस समेशन ए। अब कोई मुझे बताएगा समेशन x पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, समेशन x तो समेशन x ही रहेगा, लेकिन a क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, समेशन के बाहर निकलेगा तो। थोड़ा लाउडली बोलना। यस, n इंटू ए हो जाएगा। अभी तो मैंने आपको बताया था ना कि जब भी कांस्टेंट का समेशन होता है तो उसके साथ n लग जाता है, इज इक्वल टू 0। अब देखो तो समेशन x इज इक्वल टू n इंटू ए, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, समेशन x बाई n, जो कि होता है मीन। तो एक तो चीज आ गई कि a इज इक्वल टू एक्स मीन होना चाहिए, किसके लिए, स्टेशनरी वैल्यू के लिए। Now we have to verify that whether this stationary value is a point of maxima or of minima, ये हमें चेक करना है। तो फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी लगाएंगे यहाँ पर। फर्स्ट ऑर्डर है हमारे पास, एक बार मुझे फर्स्ट ऑर्डर लिखने दो। फर्स्ट ऑर्डर था हमारे पास dp बाई डी ए इज इक्वल टू -2 समेशन x माइनस ए। dp बाई डी ए इज इक्वल टू -2 x समेशन x माइनस ए। अब हम लोग d2p बाई डी ए 2 निकालेंगे। ध्यान से बच्चे देखो, -2 बाहर, समेशन के अंदर में x का डेरिवेटिव क्या होगा a के रिस्पेक्ट में, जल्दी बताओ। 0। इतना टाइम क्यों लग रहा है, बिकॉज x हैज नथिंग टू डू विथ a इज कांस्टेंट एंड x इज वेरिएबल। अब a को a के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये हो जाएगा -1, तो हमारे पास है -2 समेशन ऑफ -1, यह आ जाएगा -2 और समेशन ऑफ -1, फिर -1 जब बाहर निकलेगा तो -1 के साथ n भी लग जाएगा। अब -2 और -n कितना हो गया, 2 इंटू n पॉजिटिव, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, सो इट विल बी केस ऑफ व्हाट, मिनिमा। यानी जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर से कंडीशन निकल करके आया था, सो a is equal to x bar gives us minimum, एक मिनट बच्चे रुक जाओ पद्मजा, मिनिमम सम। यस पद्मजा, क्वेश्चन पूछो। आपकी आवाज थोड़ी लो आ रही है, थोड़ा आप लाउडली बोलना। n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे देखो होता क्या है कि x हमारे पास अगर 5 ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, ठीक है, मैंने हर x में से a माइनस कर दिया। a अगर मैंने अभी 7 ले लिया है, 1 माइनस 7, 2 माइनस 7, 3 माइनस 7, 4 माइनस 7, 5 माइनस 7। अब अगर आप सम करोगे x माइनस 7 का, तो देखो ना क्या हो जाएगा,
इधर ध्यान दो, ये सब तो x है, 1 2 3 4 5, और उसके बगल में क्या है, 7 7 7 7 रिपीट हो रहा है। तो हम लोग एक शॉर्टकट टेक्निक लगाते हैं कि इनको तो समेशन x लिख देते हैं, येलो वाले को, और -7 5 टाइम्स आ रहा है, तो -7 इंटू एन, एन यहाँ पर क्या है, 5 है। तो इसी चीज को हम लोग रूल बना देते हैं कि जब भी कांस्टेंट आएगा और अगर उस पे समेशन लग रहा है, उसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, n। तो n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, x की जितनी भी वैल्यूज होगी काउंटिंग में, वो अपने आप n की जगह आ जाएगा। क्लियर बच्चे सबको? नहीं, जब हम मिनिमम वेरीफाई कर रहे होते हैं, x को देखो अभी तक हम लोगों ने कांस्टेंट रखा हुआ है, हर डेटा में ये x जो है 1 2 3 4 5 ही रहेगा, और हम लोगों को तो a की वैल्यू सर्च करनी है ना। देखो A1 A2 A3 A4 A5, a को जब चेंज करोगे तभी तो पता लगेगा कि मिनिमम क्या है। तो हम a को चेंज कर रहे, a के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? नहीं तो x के रिस्पेक्ट में आप निकाल ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि आप x तो वेरिएबल ले रहे हो, 1 2 3 4 5 सारी वैल्यूज हैं, x की वैल्यू तो कोई एक पर्टिकुलरली पुट कर नहीं सकते। ठीक है, x तो चेंज होता रहेगा ना, a खाली आप फिक्स कर सकते हो, तो फिक्स्ड वैल्यू उसी को हम लोग ढूंढ। तो x तो फिर इन्फिनिटी डाल दो, तो मैक्सिमम निकल जाएगा, और x अगर आप माइनस इन्फिनिटी डाल दो तो मिनिमम निकल जाएगा। वैसा कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो वहां पर हम नहीं निकाल पाएंगे ना x के रिस्पेक्ट। आपको एक बार हम फिर से बोलते हैं, आप अपने पॉइंट को छोड़ो और मेरी बातों को समझो। किसी भी डेटा में जब x हमें दे दिया जाता है तो ऑल x आर फिक्स्ड। अब हम डेविएशन कहाँ से ले रहे हैं, ये हमारी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम a की वैल्यू कौन कौन सी चूज करें। तो वी आर ट्राइंग टू चेंज ए। अब ए अगर आप 1 ले रहे हो तो भी तो x 1 2 3 4 5 ही लिया गया है, वहीं से डेविएशन लिया गया है। अगर ए आप 2 ले रहे हो तो भी x वही लिया गया है। तो x डेटा जो है वो फिक्स कर रखा है हम लोगों ने, और हम a को चेंज कर करके मिनिमम सर्च कर रहे हैं। इसलिए हम a को जब वेरी कर रहे हैं तो a के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकाल करके a की वैल्यू ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए उसकी वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम। ठीक है, आप 6 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी ले लो। आप एक बार लेकर के देख ही लो ना, x माइनस 6 का स्क्वायर अगर आपके दिमाग में आ रहा है। 1 माइनस 6 कितना हो गया, -5 का स्क्वायर हो गया 25। फिर 2 माइनस 6 हो गया -4, -4 का स्क्वायर हो गया 60। 3 माइनस 6 -3 का स्क्वायर हो गया 9। 4 माइनस 6 2 का स्क्वायर हो गया 4। 5 माइनस 6 1, ये तो और भी बड़ा हो गया ना। 3 9 20, फिर से 55 ही आ गया, आ गया। देखो 25 16 9 25 और फिर 5। ये ज्यादा ही आएगा, कभी भी कम नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर हो करके सम हो रहा है। तो डेविएशन और ज्यादा दूर 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 होता चला जाएगा ना। 3 से जितना गैप आ रहा है, उससे ज्यादा गैप तो 6 से शो करेगा, और ज्यादा दूर होता चलेगा। आई बात समझ में? ठीक है, ये हो गया प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी 2। अब आज बच्चे हम स्क्रीनशॉट रुक करके जरूर देंगे, चाहे थर्ड मीटिंग ही मुझे क्यों ना लगानी पड़ जाए। कल एक बच्चे का मैसेज आया था, मुझे नाम नहीं याद है, कि वो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए थे। तो आज लास्ट में रुक करके आप लोग लास्ट क्लास का भी, फर्स्ट क्लास का और सेकंड क्लास का दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेना। अब थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। वैसे हम लोग क्लास डेली बाय डेली अपलोड कर ही देते हैं, लेकिन फिर भी आप अपना लेना चाहो स्क्रीनशॉट, कभी कोई हो सकता है कि आप साथ साथ नोट कर रहे हो, कोई पेज नहीं नोट कर पाए हो, तो आपका स्क्रीनशॉट हेल्प कर देगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, दैट इज बेस्ड ओवर कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन हो सकता है आपने पहले पढ़ा होगा, कंबाइंड मीन। ध्यान से देखो, मान लो दो ग्रुप है हमारे पास, पहले में है 6 डेटा और इसका मीन है सपोज करो 10, क्वेश्चन के थ्रू ही समझा रहे हैं। और इसका है n1 ले लो, x1 बार ले लो, n2 ले लो 4, x2 बार ले लो 12। अब दोनों डेटा को एक साथ मिक्स कर दिया, मुझे बताओ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा।
N1 प्लस N2, हाँ 10 हो जाएगा, बिल्कुल सही। मतलब दोनों को जब मिक्स किया तो इधर के 6 डेटा उधर के 4 डेटा, यानी N1 प्लस N2 विल बिकम नाउ न्यू N। अब हमें चाहिए नया वाला एवरेज निकालना है, कंबाइंड एवरेज हम उसी को कहते हैं, कंबाइंड मीन हम उसी को कहते हैं जब दो अलग अलग ग्रुप को हमने मिक्स करके एक ही बना दिया है। तो अब नई वाली मीन क्या होगी? x1 बार तो चलेगा नहीं, x2 बार तो चलेगा नहीं, अब कुछ नया ही एवरेज आएगा। तो यहाँ देखो, आपने पढ़ रखा है मीन इज इक्वल टू समेशन x बाई n, यानी अगर आपके पास मीन और n है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो समेशन x निकलेगा। यहाँ से समेशन x निकल जाएगा n1 इंटू x1 बार, यहाँ से समेशन x निकल जाएगा n2 इंटू x2 बार, और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ये टोटल सम निकल जाएगा नए वाले ग्रुप का, यानी इस वाले ग्रुप का समेशन x आ जाएगा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार। अब कंबाइंड मीन को देखो किस तरीके से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। Since it is combined mean of two groups, it is coming from group 1 and group 2, so we represent it with x12 bar, x12 बार। तो ये 1-2 जो है ये बताएगा कि फर्स्ट और सेकंड दो ही ग्रुप से आया है। अब बताओ टोटल सम कितना आ गया, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2। आ गया फॉर्मूला समझ में कंबाइंड मीन का? अगर मान लो ये तीन ग्रुप से आ रहा होता n1 x1 बार, n2 x2 बार, n3 x3 बार, तो अब आप समझ चुके हो कि तीन ग्रुप के लिए x1 2 3 बार लिखते, ये आ जाता n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अपॉन में क्या आ जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3। फॉर्मूला आ गया समझ में बच्चे सभी को? अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोगों को ट्राई करना है, हम देखना चाहेंगे कि कौन कौन से बच्चे इसको ट्राई कर पाते हैं। 1 मिनट का समय देंगे, आप उस पर खुद ब खुद सोचो, दिमाग को उस डायरेक्शन में दौड़ाओ, नहीं समझ में आएगा तो फिर हम नहीं बैठे हुए बताने के लिए। इन अ फैक्ट्री, कुछ भी ले सकते हो, फैक्ट्री ले लो, स्कूल ले लो, या कुछ भी ले लो। इन अ फैक्ट्री एवरेज सैलरी ऑफ मेल वर्कर्स इज 200। वैसे ये 200 बहुत कम है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए सही है, 200 भी बहुत बड़ा लगता है कैलकुलेशन करते वक्त ना। एंड 300 इज फीमेल एवरेज सैलरी, फीमेल एवरेज सैलरी। अब है इफ combined average salary is, if combined average salary is, देखो मैंने इजी क्वेश्चन नहीं चूज किया है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं जिसमें n1 x1 बार दिया होता है, n2 x2 बार दिया होता है, बस कंबाइंड मीन निकाल देना है, तब तो फॉर्मूला में डाल के आप निकाल ही दोगे। मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो लॉजिकल लिया है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला लिया है। एवरेज सैलरी इज 280, मतलब सिर्फ मेल का एवरेज सैलरी निकालते हैं तो 200 आता है, फीमेल की एवरेज सैलरी निकालते हैं तो 300 आता है, और कंबाइंड एवरेज सैलरी जब मेल और फीमेल को एक साथ रख देते हैं तो 280 आ रहा है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स। इसी में कोई क्लासरूम का आ सकता है, ये स्कूल का आ सकता है, गर्ल्स स्टूडेंट बॉयज स्टूडेंट, या कोई भी दो कैटेगरी के पर बेस्ड आ सकता है क्वेश्चन। जब भी परसेंटेज निकालने का होगा तो तरीका यही होगा, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स। बच्चे आप लोग इसको ट्राई करें, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 मिनट का समय है, जिनका भी सॉल्व हो जाएगा वो मुझे चैट बॉक्स में आंसर लिख करके भेज देंगे, मेल की परसेंटेज कितनी आई है, फीमेल की कितनी आई है। ट्राई करो। हाँ जी बच्चे, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, 20% एंड 80%। तो चलो देखते हैं, कुछ बच्चे जो नहीं निकाल पाए हैं वो लोग देखें। आप मेल का मान लोगे n, किसी का भी मान सकते हो, मेल का मान लोगे n1
और फीमेल का नंबर मान लोगे N2। इसका x1 बार कितना है मेल का, जल्दी बताओ। मेल का एवरेज सैलरी है 200, फीमेल की एवरेज सैलरी है 300 और x12 बार है 280। अब आप सोचोगे कि मैम यहाँ पर तो दो दो अननोन चीजें हैं और दो अननोन चीज को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये सोचने बैठ गए तब तो फिर नहीं हुआ। मैथमेटिक्स से सोचने से नहीं होता, मैथमेटिक्स को करना होता है। नहीं समझ में आ रहा, पेज गंदा करो, फाड़ो, फेंको, मतलब कभी ना कभी सॉल्व हो जाता है। याद करो 9th-10th में अलजेब्रा वाले ट्रायंगल सर्कल वाले क्वेश्चंस जितने प्रूफ वाले होते थे, कितना मेहनत करते थे। पता चलता था 5 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 6th अटेम्प्ट में कोई एक लॉजिक आ गया, प्रूव हो गया। तो वैसा ही कुछ अब हमें यहाँ भी दिमाग लगाना है, स्टैटिस्टिक्स में वैसा दिमाग रेडी रखना पड़ेगा। तो यहाँ आ गया x12 बार। स्टैटिस्टिक्स में भी काफी पेपर जो है उसको प्रैक्टिस करने के लिए गंदा करना पड़ेगा, तभी जाकर के सीखोगे। x12 बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2। यस, एक बच्चे को और लगता है आ गया है। ठीक है ठीक है ठीक है अनुष्का। देखते हैं अभी x12 बार में हमने डाल दिया 280, n1 नहीं पता, x1 बार इज 200, n2 नहीं पता, x2 बार इज 300 अपॉन में n1 प्लस n2। इधर करेंगे तो 280 n1 प्लस 280 n2 इक्वल टू 200 n1 प्लस 300 n2। देखा, अब n1 और n2 का रेशियो आने वाला है। देखो तो n2 किधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, तो उधर लेते जाएंगे तो 20 n2 आ गया और इधर आ गया 80 n1। तो n2 और n1 का रेशियो आ गया ना, n2 इज इक्वल टू 20 से गया 4 n1। रिलेशनशिप आ गया। अब परसेंटेज ऑफ मेल अगर आपको चाहिए तो परसेंटेज ऑफ मेल के लिए मेल का नंबर और अपॉन टोटल नंबर इनटू 100। मेल का नंबर क्या है n1, मेल का नंबर क्या है n1 और फीमेल का नंबर, अब जो रिलेशनशिप आया इसी को पुट कर दोगे। तो क्या है यहाँ पर 4 n1 into 100। So this will be n1 upon 5 n1 into 100। n1 कैंसिल, 5 से गया 20। तो मेल का परसेंटेज हो गया 20 और सिर्फ दो ही कैटेगरी है यहाँ पे, तो फीमेल कैटेगरी का परसेंटेज कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 80%। तो सभी बच्चों का आंसर सही है और ये दिखलाता है कि जिन भी बच्चों ने क्वेश्चन किया है वो हो सकता है मेरा वीडियो देखे हो या कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो, कॉलेज में कराए हो या कहीं ना कहीं। मेरे भी वीडियोस आपके फ्री में यूट्यूब पे डले हुए हैं चैप्टर 1 के, तो आप वहां से आगे आगे का भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम क्या कराने वाले ये आप वहां देख करके आ सकते हो। ये हो गया मेल एंड फीमेल दोनों का परसेंटेज आ गया। क्लियर बच्चे? इसके बाद अब हम लोग चलते हैं अरिथमेटिक मीन के प्रॉपर्टी नंबर 4 पे, करेक्शन ऑफ मीन। प्रॉपर्टी थर्ड का कोई प्रूफ नहीं है, वो बस क्वेश्चन करने के लिए, न्यूमेरिकल करने के लिए है। करेक्शन ऑफ मीन, मैम कैन यू प्लीज रिपीट। कौन सा बच्चे आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया? सॉल्यूशन क्या हो गया था? कुछ नेटवर्क इशू फ्रॉम परसेंटेज ऑफ मेल्स। ओके, यहाँ देखो परसेंटेज ऑफ मेल आपने ऐसा पढ़ा होगा ना बचपन में, अगर परसेंटेज निकालना है तो जैसे मेल का अगर परसेंटेज निकालना है तो नंबर ऑफ मेल्स अपॉन टोटल नंबर इनटू 100, ऐसा कुछ पढ़ा था या नहीं? परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो उस कैटेगरी का अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट इनटू 100 करते हैं। तो n1 बाई टोटल नंबर, मेल का तो n1 है, नीचे टोटल कितना हो गया n1 प्लस n2 इंटू 100, और ये जो रिलेशनशिप आया है उसी को यूज कर दे रहे हैं ना n2 की जगह पे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तभी तो ऊपर का n1 और नीचे का n1 देखो दोनों कैंसिल हो जाएगा और एक नंबर आ जाएगा जो कि हमें परसेंटेज की वैल्यू दे देगा। समझ में आई बात पद्मजा? ओके, तो अब देखो करेक्शन ऑफ मीन। करेक्शन ऑफ मीन भी एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं, इसका कोई लॉजिक ऐसा कुछ है नहीं, मतलब फॉर्मूला वगैरह नहीं है। मान लो
कि n था हमारा 10, मीन था 20, बाद में पता चला कि 12 और 13 जो है ना ये गलत है, इसी जगह पे 22 और 23 रखना था, मतलब दीज वेर इनकरेक्ट डेटा। ये आपने किया होगा पहले भी, और ये है करेक्ट डेटा। तो फाइंड दी करेक्ट मीन, फाइंड दी, ये बस हम आपको रिवाइज ही करा रहे हैं, फाइंड दी करेक्ट मीन, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में जिसमें करेक्शन होता है या फिर डिलीशन होता है। न्यूमेरिकल में 10 नंबर का क्वेश्चन होता है फर्स्ट, इससे चैप्टर 1 से, उसमें ये एक पार्ट हो सकता है करेक्शन ऑफ मीन। में मैंने स्टार लगा लिया, एग्जाम लिख दो, एग्जाम में आ सकता है। कभी कभी डेटा डिलीट हो जाता है तो वहाँ एन हमें कम करना होता है। अभी तो हम रिप्लेस करें ना डेटा को, रिप्लेस करें डेटा को तो एन सेम रहेगा। अभी देखो एन तो हमारा फिर भी 10 ही रहेगा, अगर हम 12 को हटा करके 22 डाल दे, 13 को हटा करके 23 डाल दे, तो क्या एन में कोई चेंज आएगा? नहीं। ओल्ड मीन हमारा कितना था? 20, तो ओल्ड समेशन एक्स कितना आ जाएगा? n इंटू एक्स बार, यानी 20 इंटू 10 यानी 200। ये 200 वो समेशन है जिसके अंदर ये 12 और 13 भी ऐड हुआ होगा। अब मुझे इस 12 और 13 को बाहर निकालना है न्यू समेशन एक्स के लिए। ओल्ड समेशन एक्स माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज, माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज प्लस करेक्ट वैल्यूज। ओल्ड समेशन एक्स इज हाउ मच? 200 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू कितना है? 12 माइनस 13, और करेक्ट वैल्यू कितना है? 22 प्लस 23। देखो तो जरा कितना आया, कितने का फर्क आ रहा है? 12 गया 22 आ गया, तो 10 ऐड होगा, 13 गया 23 आ गया, 20 ऐड होगा, 10 और 20 30 ऐड हो जाएगा, तो दिस इज 230। अब जब मीन निकालेंगे तो नंबर में क्या कोई चेंज आया है? नहीं, पहले जितना डेटा था अभी भी उतना ही है, तो एन इज सेम। तो 230 को अभी भी हम किससे डिवाइड करेंगे? 10 से ही डिवाइड करेंगे। अगर ये दोनों डेटा डिलीट हो जाता तो n हमारा 8 हो जाता, तो फिर सिर्फ हम इसमें से माइनस करके और उसको 8 से डिवाइड कर देते। तो डिलीशन के केस में, रिमूवल के केस में हम इस तरीके से सोचते हैं। अभी रिप्लेसमेंट हो रहा है तो n विल बी सेम। कोई कुछ पूछ रहा है बच्चे? हेलो, हाँ, न्यू एक्स बार 220 है क्या ये? अच्छा हाँ, 13 और 23 का डिफरेंस तो 10 ही होगा ना, मैंने 20 ले लिया था। ठीक है ठीक है ठीक है। 220/10, तो कितना आ गया? नया वाला एक्स बार 22 आ गया। ओके बच्चे, अब थोड़ा बीच में मैंने प्रूफ से हट करके थोड़ा इजी वाला करवा दिया, फिर से प्रूफ वाले दो पे चल रहे हैं। ये जो दोनों थे इस दोनों में प्रूफ नहीं थे। दो प्रॉपर्टीज और हैं मीन की, उसके बाद से मीन खत्म, फिर हम लोग मीडियन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब कौन सी प्रॉपर्टी होगी? प्रॉपर्टी नंबर 5। बच्चे प्रॉपर्टी नंबर 5 में है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन, और प्रॉपर्टी नंबर 6 में करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन में भी करेंगे और भी जगह हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है कि व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन ऑन एरिथमेटिक मीन। देखो इसमें एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग एनी कांस्टेंट वो कहलाता है इफेक्ट ऑफ ऑरिजिन, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। पहले आप इसको समझ लो फिर इसका प्रूफ करेंगे। समझना क्या है कि मान लो x था हमारे पास 1 2 3 4 5, सबका सम किया आ गया 15, मीन था 15/5 इज इक्वल टू 3। अब मैंने एक नया डेटा बनाया है जो कि x प्लस 7 करके आ रहा है। चाहे आप +7 करो -7 करो, मतलब कोई भी कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, कोई भी कांस्टेंट एक ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, डेटा बदलने वाला है। 1 में 7 ऐड करोगे तो 8, आप ऐसे लिखो 1 + 7 इज इक्वल टू 8, 2 + 7 इज इक्वल टू कितना? 9, 3 + 7, डेटा बदल गया 10 हो गया,
4 प्लस 7 डेटा बदल गया 11 हो गया। 5 प्लस 7 डेटा बदल गया कितना हो गया 12 हो गया। सम करेंगे बच्चे तो नया वाला समेशन कितना आ जाएगा। अगर आपको इस समेशन को करने में प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ से बड़ी जल्दी निकाल सकते हो। इन सब का समेशन कितना था 15 और ये 7 कितनी बार आया है 5 टाइम्स आया है। 15 प्लस 7 बाई 5 कितना हो जाएगा देखो तो जरा 35 और 15 कितना आ गया 5। देखो 12 और 8 20 और 10 30 और फिर ये 20 मिलकर के हो गए 50। अब न्यू मीन जब आप निकालोगे वाई मीन ये कितना हो जाएगा 50/5 जो कि हो जाएगा 10। और इन दोनों में रिलेशनशिप कितना है ये 3 से 10 यानी +7 हुआ है। यानी वाई मीन हो गया एक्स मीन +7। तो अगर आप पूरे डेटा में एक कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो नए एवरेज के लिए आपको फिर से पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जो पुराना एवरेज था आप उसके साथ भी वही कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो। यानी अगर मैंने पूरे डेटा में 7 बढ़ा दिया तो एवरेज भी इस बार 7 से बढ़ जाएगा। ठीक है, मान लो अगर किसी कंपनी की एवरेज सैलरी अगर 4 लाख है और सबकी सैलरी अगर 5-5 हजार बढ़ी है तो एवरेज भी 4,05,000 हो जाएगा। समझ में आई बात। अब इसी चीज को प्रूफ करना है तो टू प्रूफ हेलो बोलो ये जो हम लोग प्लस माइनस करते हैं ना इसी को ओरिजिन कहते हैं। पहले जो x था कुछ नहीं था तो x माइनस 0 था ओरिजिन। अब हमने x का ओरिजिन बदल दिया है। x का ओरिजिन बदल दिया है यहाँ पर -7 है इसका ओरिजिन। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। प्लस माइनस करना मतलब इसको शिफ्ट कर दिया हमने, सीधा शिफ्ट कर दिया डेटा को। ठीक है, तो अब देखो जरा टू प्रूफ दैट if y is equal to x plus minus c then y bar is also x bar plus minus c। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो जरा बहुत इजी है प्रूफ तो इसका 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। y is equal to x plus minus c। y मीन तक जाने के लिए हमें समेशन y चाहिए। समेशन y विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ x प्लस माइनस c। समेशन तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ना, समेशन x। और अगर ऊपर में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, नीचे में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। समेशन c ये आ जाएगा समेशन x प्लस माइनस समेशन c के साथ क्या लग जाएगा n बोलना चाहिए ना, हाँ n लग जाएगा। अब बताओ समेशन y तक तो पहुंच गए। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ n के साथ, तभी तो मीन तक पहुंचेंगे ना, डिवाइड विथ n। तो समेशन y बाई n इज इक्वल टू समेशन x बाई n प्लस माइनस सी एन बाई n। ये देखो n n कैंसिल, इधर क्या आ गया y मीन, इधर क्या आ गया x मीन प्लस माइनस c। तो जैसा x में चेंज देखने को मिला, नाउ कंपेयर दिस विथ दिस। में देखो जैसा हमने x में चेंज किया वैसा ही उसके मीन में भी चेंज होगा ना। तो यही प्रूव करना था हमें कि यस मीन विल बी अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। यानी अगर आपने कुछ ऐड किया है तो मीन में भी ऐड करो, अगर कुछ सब्ट्रैक्ट किया है तो मीन में भी सब्ट्रैक्ट करो। क्लियर बच्चे, इजी था ये। अब लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल देखो इसमें हमें प्रूव करना है। टू प्रूव इफ y इज इक्वल टू एक्स इंटू सी। बच्चे आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए जिनका भी अनम्यूट है, डिस्टर्बेंस हो रही है। यहाँ देखो इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी कांस्टेंट से करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड विथ कांस्टेंट। उधर था ऐड और सब्ट्रैक्ट चेंज ऑफ ओरिजिन में, चेंज ऑफ स्केल में मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाएगा। टू प्रूव डेट इफ y इज इक्वल टू एक्स इंटू सी, सी कोई कांस्टेंट डिवाइड भी हो सकता है मल्टीप्लाई भी हो सकता है। देन
y बार इज इक्वल टू x बार इन, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो लेट की y जो है वो चेंज होकर के आ गया x इंटू सी। अब इस पे समेशन लगाओगे तो समेशन x इंटू सी। अब ये सेकंड रूल है बच्चे स्टैटिस्टिक्स का। रूल 1 तो इतनी देर से हम लोग यूज करते चले आ रहे हैं कि समेशन ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट इनटू n। लेकिन रूल 2 कहता है समेशन ऑफ c इंटू एक्स जो है वो क्या आ जाएगा, c बाहर आ जाएगा और समेशन x उसके साथ कोई n नहीं लगेगा। मतलब ये हुआ कि अगर x आपके पास है 1 2 3 4 और मैंने 5x कर दिया तो 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20। सम करोगे तो कितना आ जाएगा 20 और 20 50 आ रहा है। इधर आ रहा है 5। देखो तो जरा ये जो है अगर इसको y मानते हैं समेशन ऑफ y इज इक्वल टू 10 इंटू समेशन ऑफ x नहीं है। ये जो c है ये c क्या हो गया, हाँ 5 इंटू समेशन एक्स नहीं है। समेशन एक्स 10 था, 10 में इसी 5 से हमने जब क्या किया मल्टीप्लाई किया तो समेशन y आ गया। वही चीज है समेशन ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू सी इंटू समेशन ऑफ एक्स, याद रहेगा ये प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी भी अब हम लोग हमेशा यूज करेंगे, ये दोनों दोनों ही चलेगा। तो ये आ गया समेशन y, c बाहर आ गया समेशन x। अब आप इसको डिवाइड कर दो किसके साथ, डिवाइड विथ n। ये आ जाएगा समेशन y बाई n इक्वल टू c इंटू समेशन x बाई n। ये आ गया y मीन इक्वल टू c टू x मीन। आने क्या प्रूफ नहीं हो गया ये प्रॉपर्टी। तो ये सब छोटे छोटे प्रूफ्स हैं, अब आपको इनकी आदत डाल लेनी चाहिए। अभी तो चैप्टर 2 में खैर इस टाइप का कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन चैप्टर 3 से ऐसी ही चीजें शुरू हो जाएंगी, प्रूफ करना, समेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंस, यही सब चलेगा। ठीक है बच्चे, तो इसके साथ ही मीन हमारा कंप्लीट। एरिथमेटिक मीन में कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है क्योंकि मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी पड़ती है, ये ज़्यादा हो जाता है, प्रूफ भी हमें सीखना होता है। पूरे स्टैटिस्टिक्स में बेसिक्स में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर चैप्टर में रिपीट होगा, वो है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। इसलिए इन दोनों चीज़ों को हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो मीन अभी कंप्लीट हो गया, फिर जब सेकंड टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा ना डिस्पर्शन, तो उसमें जब स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा फिर उस पर थोड़ा सा रुक करके टाइम देंगे। अभी एवरेजेस में फर्स्ट एवरेज कंप्लीट बच्चे मीन। अब दूसरा एवरेज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मीडियन। रेडी है ना आप लोग, समझ में आ रहा है सभी को। कंटिन्यू करें क्लास मीडियन के साथ। ठीक है, मीडियन भी इजी है, ये आपको पहले से आता है, बस मुझे याद दिला देना है। मीडियन तो आपको याद आ जाएगा, लेकिन क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल ये आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है, ये मुझे सिखाना पड़ेगा। तो चलो एक बार रिकॉल करते हैं जो मीडियन के बारे में हमने पढ़ा था। इंडिविजुअल में, अभी इंडिविजुअल सीरीज में देख रहे हैं बच्चे। मान लो x की वैल्यू है 1 5 3 12 25 7, हो गया 3। ठीक है, अब इसका मीडियन निकालना है। तो हम लोग करते थे ऐसा, 9th 10th में भी हो सकता है आप पढ़े होंगे। इनको ना अरेंज करो। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, अरेंज करते थे। किस ऑर्डर में, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम लोग सॉर्टिंग भी बोलते हैं। अगर आप लोग कंप्यूटर का नॉलेज जानते होंगे तो उसमें लैंग्वेज में सॉर्टिंग यूज किया जाता है, डू सॉर्टिंग। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में जैसे ही आप अरेंज करोगे तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर 12 25। मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। क्या मतलब होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली पोजीशन वाइज मिडिल, मिडिल पोजीशन डेटा, जो बिल्कुल मिडिल में है डेटा, डेटम मान लो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मीडियन। तो अब आप स्ट्राइक ऑफ करना शुरू करो, फर्स्ट को लास्ट के साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो मिला क्या 5।
मीडियन क्या हो गया 5। लेकिन हर बार हमारा लक काम नहीं करेगा। यहाँ पर n था कितना 7, जो कि ऑड था। तो जब ऑड आता है तो हम शुरुआत से कुछ हटा देते हैं, लास्ट से कुछ हटा देते हैं, तो मिडिल वैल्यू हमें मिल जाती है। ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि x था हमारा 1 2 3 5 7। चलो अब जरा काउंट करना। तो 3 3 6 है। फर्स्ट को लास्ट के साथ करेंगे, सेकंड को सेकंड लास्ट के साथ। अब अगर थर्ड को थर्ड लास्ट के साथ कर दो तो कुछ बचता ही नहीं है। अगर कैंसिल कर दो कुछ नहीं बच रहा। और अगर कैंसिल नहीं करते हैं तो दो दो टर्म्स आ रहे हैं। अब दो दो टर्म्स के साथ क्या करें, तो इनका एवरेज निकाल लेते थे हम लोग। कुछ कुछ याद आ रहा है आपको? 8/2 4। अभी तो चलो कम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है तो वहां पे कट पिट आप आसानी से कर ले रहे हो। अगर मान लो 7000 डेटा दिया, 6235 डेटा दिया, तब तो फिर इतने मोटे रजिस्टर में क्या काटने बैठे जाएंगे हम लोग? नहीं ना। तो अपना मैथमेटिकल ब्रेन यूज करेंगे कि मिडल पोजीशन निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो, अब याद आ जाएगा आपको। जब n ऑड होता है 7 है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ पोजीशन आया था। अगर 9 होता तो 4 इधर से हटा दो, 4 इधर से हटा दो, तो फिफ्थ पोजीशन आ जाता। इससे एक फॉर्मूला निकल करके आता है, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2th टर्म। याद आ गया? बिल्कुल याद आ गया। 7+1 8, 8/2 यानी फोर्थ टर्म। अब ये तभी होगा जब ऑड होगा, when n is even। जैसे यहां पर n कितना था 6 था, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग थर्ड और फोर्थ लेकर के उसका हाफ कर देते हैं। तो when n is even, तब देखो जरा, मीडियन जो होगा वो n/2th प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाई 2। समझ में आ रहा है कुछ? देखो ध्यान से, ये हो गया n/2th 6/2th। और उसके आगे वाला यानी कि 5, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला ही टर्म हम लोग ले लेते हैं n/2th, और उसके आगे वाला, इसलिए सीधा उसी में हमने +1 कर दिया, तो नेक्स्ट पोजीशन अपने आप आ जाएगा। तो ये आ गया n/2th, ये फॉर्मूला हमारा बन गया। लॉजिकली भी आप फॉर्मूला याद कर सकते हो। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप n की वैल्यू 6 डालोगे तो 6/2th यानी कि थर्ड टर्म, 6/2 प्लस 1th यानी कि फोर्थ टर्म बाई 2 इक्वल टू थर्ड प्लस फोर्थ बाई 2। थर्ड पोजीशन पे देखो तो क्या है 3 है, फोर्थ पोजीशन पे 5 है। 3 + 5/2 आ नहीं गया 4। तो यही वर्क करेगा किसमें? इंडिविजुअल में। तो बच्चे इंडिविजुअल का क्लियर, मीडियन कैसे निकालते हैं? इंडिविजुअल का, यस मैम, ठीक है। तो अब डिस्क्रीट पे चलते हैं। आज मीडियन का देख लो, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग क्वार्टाइल डिसाइल्स परसेंटाइल्स का सीखेंगे। वो बिल्कुल मीडियन के फॉर्मूला से मैच करता हुआ होगा। मतलब जहां ये 2 लग रहा है ना, क्वार्टाइल होगा तो वहां 4 हो जाएगा, डिसाइल होगा तो वहां 10 हो जाएगा, परसेंटाइल होगा तो 100 हो जाएगा। यही थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे। तो आज मीडियन का सीख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में अदर पोजीशन वैल्यूज लाइक क्वार्टाइल डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स का देखेंगे। इंडिविजुअल हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं डिस्क्रीट की तरफ। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट में x और f है हमारे पास। मान लो पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं, 2 3 7 10 15। ये आ रहा है 3 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 1 टाइम्स 4 टाइम्स। डिस्क्रीट में बच्चे पहले हम लोग CF निकालते हैं। याद रखना, CF किसी को याद आ रहा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव, नाम से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है सम टिल नाउ। सम टिल नाउ, अभी तक सम कितना है 3। अब टोटल मिला लेंगे तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5।
अब ये पूरा टोटल मिला लेंगे 3 2 5, यानी ये जो 5 है 5 + 5 10, आपको याद है ना। फिर 10 + 1 कितना हो जाएगा 11, 11 + 4 कितना हो जाएगा 15। और अगर आप समेशन एफ करोगे तो 4 + 1 4 1 5 5 10 2 12 3 15 कितना हो जाएगा, ये भी 15। ये होता ही होता है क्योंकि हम लोग सी एफ में भी जो लास्ट वैल्यू लाते हैं वो तो सबका सम करके ही लाते हैं, तो वो तो सेम टू सेम आना ही आना है, यानी सी एफ इज इक्वल टू एन। अब आपको याद होगा कि मीडियन के लिए n + 1/2th टर्म ढूंढते हैं ना। n कितना है यहाँ पर 15 + 1/2th, यानी कि 16/2 8th टर्म ढूंढेंगे। 8th टर्म बताना कौन सा होगा। ये देखो शुरुआत से फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन इसने ऑक्यूपाई कर रखा है, फिर फोर्थ और फिफ्थ इसने ऑक्यूपाई कर रखा है, फिफ्थ के बाद 6 7 8 9 10 इसने ऑक्यूपाई कर रखा है, किसने 7 ने। समझ में आ रहा है जो मैंने लिखा है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे हर जगह 2 होगा, फोर्थ फिफ्थ पे 3 होगा, और 6 7 8 9 10 पे थर्ड एक्स की वैल्यू होगी यानी कि 7। हमें कौन सा चाहिए 8 चाहिए, 8 मिल गया ना, ये रहा 8। तो पोजीशंस कैसे हैं, सी एफ का जो सम होता है देखो, एक्स और एफ का मतलब होता है कि 2 आ रहा होगा कितनी बार, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिपीटेशन, यानी ये 2 कितनी बार आ रहा है 3 टाइम्स, 3 कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स, 7 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5, 10 कितनी बार आ रहा है 1, 15 कितनी बार आ रहा है 1 2। ये पोजीशन है हमारा। अब काउंटिंग करो तो जरा, फर्स्ट 3 नहीं लेना, इनको नहीं लेना, इसी में हमारा 8th पोजीशन आ गया, यही 8th पोजीशन तो है ना मीडियन। ये थोड़ा सा अब आपको दिमाग खोल करके सोचना पड़ेगा कि हम जस्ट ग्रेटर सी एफ लेते हैं, जस्ट ग्रेटर सी एफ वाले के सामने ही ले लेते हैं। जस्ट ग्रेटर सी एफ का मतलब है 10 अगर आ गया सी एफ में जस्ट ग्रेटर, हमारा 8 आ रहा था ना, इससे जस्ट ग्रेटर सी एफ लेंगे, तो इससे कनेक्ट कर दो। जस्ट ग्रेटर सी एफ होगा तो 5 और 10 के बीच में जितने भी पोजीशन होंगे सारे के सारे कौन उस पोजीशन पे कौन सा डेटा होगा 7 होगा, तो 7 हमारा मीडियन हो गया। समझ में आई बात। हेलो। 9th टर्म भी 7 ही है। 9th टर्म क्यों लेना चाहते हो आप। नहीं ऐसा नहीं है, सी एफ हमारा 8 से जस्ट बड़ा कौन सा है, सी एफ में आप देखोगे ना 3 है 5 है 10 है 11 है 15 है। पहली बार 8 से बड़ा कब हुआ, नहीं 10 पे हुआ, 9 तो दिख ही नहीं रहा सी एफ कॉलम में। आप समझ नहीं रहे मेरी बात। सी एफ में जो हमने वैल्यू निकाली है, तो देखो 3 क्या 8 से बड़ा है, नहीं है, छोड़ दो। 5 क्या 8 से बड़ा है, नहीं है, छोड़ दो। पहली बार 10 मिला जो कि 8 से बड़ा है, के सामने का वैल्यू देख लेंगे, वही हो जाएगा मीडियन। समझ में आई बात। 9 तो है ही नहीं, आप समझ रहे हो कि 8 से जस्ट बड़ा 9 होगा, 9 ढूंढ रहे हो। 8 से जस्ट बड़ा जो सी एफ में अवेलेबल होगा उसी को देखेंगे ना, तो 10 है तो 10 को ले लेंगे। चलो ये तो मीडियन हो गया डिस्क्रीट में। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस में। इवन और ऑड में डिस्क्रीट में ना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप वो वही वाला फॉर्मूला इंडिविजुअल वाला भी लगा सकते हो दोनों पोजीशन ढूंढ करके। अब इसमें होता क्या है कि मान लो 8th + 9th/2 करना होगा, तो लगभग लगभग 8th और 9th पे सेम वैल्यू होती है, इसलिए डिस्क्रीट में एक ही फॉर्मूला हमारा काम कर जाता है n + 1/2th टर्म। आप अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहते हो तो देख लो, इवन है ऑड है, ऑड है तो एक ही फॉर्मूला लग गया, इवन है तो वो 2 वाला फॉर्मूला लगा देना। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में बच्चे ध्यान दें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम ये सबसे पूछने वाले हैं फॉर्मूला, क्योंकि इसका यूज होगा वहां। जैसे आज मीडियन निकाल रहे हैं नेक्स्ट क्लास में, वैसे ही क्वार्टाइल डिसाइल्स परसेंटाइल्स निकालेंगे।
फ्रीक्वेंसी हमें दे रखा है 2357। यहाँ भी बच्चे हम लोग CF ही निकालते हैं सबसे पहले। जब भी पोजीशन वाली वैल्यूज ढूंढनी होगी तो CF के हेल्प से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। CF कितना आ रहा है? 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17। कर लिया। अब आपको याद रखना है कि इनकॉन्टिन्यूअस चाहे कुछ भी हो जाए, पहले हमें मीडियन क्लास ढूंढना होता है कि किस क्लास में मीडियन छुपा बैठा है। मीडियन इतनी आसानी से बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि इस बार हमें क्लास दी हुई है, एक्स की तो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू दे ही नहीं रखी। तो मीडियन क्लास के लिए हम n/2th क्लास ढूंढते हैं। मुझे बताओ n की वैल्यू कितनी है? 17। n तो CF की लास्ट वैल्यू होती है, या यहाँ से ऐड कर लो 17, बात बराबर ही है। तो यहाँ पर आ जाएगा 17/2th क्लास। 17/2th क्लास यानी 8.5th क्लास। अब मुझे ये बताओ कि किस क्लास में 8.5th डेटा लाई करेगा? किसी को कोई आइडिया? नहीं आया? 20 to 30 में। हाँ, इसमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड, इसमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसमें आ जाएगा 6 7 8 9 10। इसी में कहीं ना कहीं 8 और 9 का हाफ होगा, तो वो भी इसी क्लास में मिलेगा, 8.5। देखो, ये फ्रीक्वेंसी 2 है, यानी 0 से 10 के बीच में से कोई दो वैल्यू निकल करके आ रही होगी। फर्स्ट सेकंड पोजीशन 1 2 3, ये सेकंड क्लास है। 4 5th 6 सॉरी 6th 7th 8th 9th 10th, ये इस क्लास से। ये होगा 0 to 10 के बीच में से कोई दो वैल्यू होगी, ये 10 to 20 में से कोई तीन वैल्यू होगी, ये 20 से 30 में से कोई पांच वैल्यू आई होगी। इसी में कहीं ना कहीं मीडियन मिलेगा। समझ में आ गई बात? ये 2 3 5 को देखो, तो अगर पहले वाले का CF2 है, यानी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे इस क्लास से वैल्यू आ रही है। 5 है, तो 2 और 5 के बीच में कौन कौन से पोजीशन है? 3 4 5, उस पोजीशन पे सेकंड क्लास है। अब 5 और 10 के बीच में कितनी पोजीशंस है? 6 7 8 9 10। उन हर पोजीशन पे 20 से 30 क्लास की वैल्यूज है। समझ में आ गई बात? तो फिर वही लॉजिक है। 8 पॉइंट, हाँ हाँ 8, हाँ 8.5th पोजीशन पे, 8 और 9 के मिडिल पोजीशन पे वो किस क्लास में डेटा मिलेगा, पोजीशन ही ढूंढ रहे हैं। तो उससे जस्ट बड़ा हम लोग CF देखेंगे, जस्ट ग्रेटर CF। तो जस्ट ग्रेटर CF इज 10, तो क्लास इज 10 के सामने कौन सा क्लास है? तो क्लास इज 22 30, 22 30 मिल गया। अब ध्यान से देखे बच्चे आप लोग, अब मुझे थोड़ा सा इसको क्लीन करना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो यहाँ भी तो वही कर रहे हैं ना। हाँ, तो 8.5th पोजीशन इसी में मिलेगा, इसी डेटा में मिलेगा, तो वही तो हम लोग कर रहे हैं। नहीं, अभी रुको तो सही। अभी आपने क्लास का पता लगा लिया, इसी क्लास में छुपा बैठा है क्या मीडियन? अब मीडियन 20 है 30 है, या उसके बीच की कौन सी वैल्यू है वो हमें नहीं पता। मीडियन को बाहर निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एल प्लस एल प्लस n/2, क्योंकि मीडियन है इसलिए n/2 माइनस CF इंटू H। हाँ जी बच्चे, यही फॉर्मूला होता है, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। L तो आपको पता है, लोअर वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास।
लोअर वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास। जैसे यहाँ पर L की वैल्यू हो जाएगी 20, फॉर एग्जाम्पल L इज इक्वल टू 20। n/2 तो हमने निकाला ही है, n/2 कितना है 8.5। CF जो है ना, एक प्रीवियस क्लास का CF लेते हैं, प्रीवियस क्लास CF। देखो जरा, प्रीवियस क्लास CF बोले तो 10 के पहले वाला CF क्या है 5। एग्जाम्पल CF में हम लोग क्या लेंगे, एग्जाम्पल CF की जगह पे हम लोग क्या लेंगे 5 लेंगे, और F लेंगे उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी, सेम क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी कि 5। F लेंगे सेम क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एग्जाम्पल 5। और H तो आपको पता है, मीडियन क्लास का हाइट लेंगे। मीडियन क्लास का हाइट कितना था 20 to 30, दैट इज H इज इक्वल टू 10। ये सबको समझ में आया बच्चे? देखो जरा, अब वैल्यूज पुट करने वाले, मुझे बताओ L की जगह पे क्या पुट करें 20, क्योंकि मीडियन क्लास था 20 to 30। n/2 कितना है, ये सब आप फॉर्मूला पे पहले काम कर चुके हो। 8.5 माइनस पहले वाला CF 5 अपॉन F5। ये कोइंसिडेंटली 5 मैच कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में मैच करे, इंटू 10। इसको आप सॉल्व करोगे तो 20 प्लस, मैंने हर जगह आपको कहा है जोड़ दे करके, जैसे n/2 है तो क्वार्टाइल होगा तो n/4, डेसाइल होगा n/10। ये कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। बस आपको ये समझना है कि आज का फॉर्मूला हमें याद रखना क्यों जरूरी, क्योंकि इसी पे बेस्ड होगा नेक्स्ट क्लास। तो मीडियन का देख करके आना है सभी को। 20 प्लस 8.5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3.5 बाई 5 टू 10। ये और ये गया, 5 से गया 7। देखो वैल्यू निकाल लिया ना हमने, कितना है मीडियन 27। ऐसे तो फिर बैठे रह जाते 22 है कि 23 है कि 29, हमें पता ही नहीं लग पाता, लेकिन फॉर्मूला लगाया तो मीडियन आ गया 27। ठीक है बच्चे, अभी हम थोड़ी देर में आप सभी को स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे। अभी हम एक बार अपना फॉर्मेलिटी बस पूरा कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्लास होगी हमारी क्लास 3rd, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 का कर रहे हैं, और इसमें हम लोग करेंगे सम मोर पोजिशन्ड वैल्यूज, सम मोर पोजिशन्ड वैल्यूज। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये आप लोग पहले नहीं पढ़ रखे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वार्टाइल्स के बारे में, लेकिन ये सिमिलर टू मीडियन है, डेसाइल्स और परसेंटाइल्स। निकालने का तरीका भी सेम है, फॉर्मूला भी बहुत इजी वे में लर्न हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग मीडियन का रिवाइज करके आओगे तो आज के क्लास में बच्चे इतना ही। यस, हाँ होगा, अभी तो मीडियन चल रहा है, मीडियन के ऊपर क्वार्टाइल डिसाइल्स परसेंटाइल्स बेस्ड है, इसलिए पहले ये करा रहे हैं, फिर मोड कराएंगे, उसके बाद से फिर हम लोग ट्रिम्ड मीन वगैरह ये सब करेंगे, ठीक है, या पहले डिस्पर्शन स्क्यूनेस वगैरह सारा बेसिक्स अलग कर लेंगे, उसके बाद से फिर ट्रिम्ड मीन करेंगे लास्ट में जा करके। होगा, मोड भी होगा, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन करने की जरूरत नहीं है, वो नहीं करेंगे हम लोग। ठीक, ठीक है बच्चे, तो अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हमारा ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा, मतलब टॉपिक 1 बेसिक्स का कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें क्वार्टाइल डिसाइल्स परसेंटाइल्स करने के बाद मोड भी हो जाएगा, फिर एवरेजेस कंप्लीट। उसके बाद वाले क्लास में फिर हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे डिस्पर्शन। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेकिन जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो बच्चे वेट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय 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 बाय।